गन्ना खेती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब। आज का हमारा विषय है गन्ने में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लक्षण और उपाय। सामान्य तौर पर हम जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जो मेजर एलिमेंट हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ही हम खेत में बुआई के समय या फिर बुआई के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालते हैं। लेकिन जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, मैं बताना चाहूँगा कि गन्ने के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, कुल 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं जो गन्ने की फसल के लिए आवश्यक होते हैं। वो किसी न किसी रूप में हमारे गन्ने की उपज के वृद्धि करने में, या फिर गन्ने में शर्करा के संचयन के लिए, या गन्ने में जो रोग और कीट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है। और मेजर न्यूट्रिएंट जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हम प्रयोग करते हैं। लेकिन वहीं पे कई ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, चाहे हम बात करें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, तब कई ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी गन्ने को आवश्यकता होती है। हालांकि भले ही उनकी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन यदि हम उनका प्रयोग समय पर करते हैं तो कहीं न कहीं हम अपनी उपज को बढ़ाने में साबित होंगे, उपज को अच्छा प्राप्त करेंगे। और वहीं पे हमारा जो चीनी पड़ता है या शर्करा का संचयन है, उसमें भी हम वृद्धि करने में काफ़ी सहायक होंगे। आइए हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं इस विषय पर चर्चा के लिए उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के वैज्ञानिक डॉक्टर GN गुप्ता, जो कि यहाँ पे वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार किसान भाइयों, धन्यवाद पाठक जी। जैसा कि आज का हमारा विषय है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लक्षण। सामान्य तौर पर हमारे किसान भाई जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, NPK, उन्हीं का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व कितना गन्ने के लिए आवश्यक है, कितना फ़ायदेमंद है गन्ने की फसल के लिए? धन्यवाद पाठक जी। नमस्कार किसान भाइयों एवं गन्ना चीनी मिल के प्रतिनिधि सबको, आपको मेरा नमस्कार है। मैं डॉक्टर गोरखनाथ गुप्ता। जैसे आज की चर्चा का विषय है कि गन्ने की समुचित वृद्धि के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता, कमी के लक्षण एवं उनके उपाय, इन सब के लिए आज मैं चर्चा करूंगा। जैसा कि पाठक जी ने बताया कि गन्ने में समुचित विकास के लिए लगभग 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसमें से कुछ मुख्य पोषक तत्व होते हैं और गौण पोषक तत्व होते हैं और बाकी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो ऐसे पोषक तत्व जिनकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, मैग्नीशियम, इन सब का क्या होता है कि किसान तो खेतों में प्रयोग कर लेता है फर्टिलाइज़र के रूप में, लेकिन कभी भी किसान इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता कि क्या हमारे लिए इस गन्ने में क्या सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता है, जैसे कि जिंक, जस्ता, कॉपर, तांबा, मैग्नीज, लौह, मोलिब्डेनम, बोरान और क्लोरीन। ये सब ऐसे तत्व हैं जो कि प्लांट को बहुत ही अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। इन सब की हमें अलग से अगर हमारे सॉइल रिच है, हमारा मृदा पहले से ही उसमें पोषक तत्व मौजूद हैं, तो हमें इसकी अलग से देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे सॉइल ऐसे हैं जहाँ पे इन सब की डेफिशिएंट देखा गया है। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश के सॉइल में जो सॉइल टेस्टिंग का रिपोर्ट है, उससे पता चलता है कि जिंक की कमी है, कॉपर, मैग्नीज और इन सब की कमी है, जिसको अगर हम नहीं देते हैं गन्ने की खेतों में बुआई के समय, तो इसका एक दूरगामी परिणाम हमें दिखता है। जैसे कि उसकी गन्ने में समुचित बढ़वार नहीं होता है, चीनी परता नहीं हमें प्राप्त होता है, गन्ने की मोटाई या लंबाई उसकी वृद्धि में बाधक होता है, क्योंकि
सब लोग जानते हैं कि जो केवल वैरायटी ही इसका एक अहम रोल नहीं है कि हमको अच्छी उपज और पैदावार या चीनी लेना है तो हम अमुक वैरायटी इस्तेमाल करेंगे तो हमें अच्छी उत्पादन बिल्कुल मिलेगी। सही बात डॉक्टर साहब ने आपने बताया कि वैरायटी के अलावा जो हमें शस्य क्रियाएं हैं या फिर हम जो लागत है उसमें भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि उर्वरकों में जो हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं एनपीके के अलावा और भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी गन्ने को आवश्यकता होती है। और जैसा कि आपने बताया कि इनका बहुत अहम रोल है, सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी अपना अहम रोल है और जिसको हम कई बार नज़रअंदाज करते हैं। बहुत से ऐसे हमारे प्रगतिशील किसान भाई हैं जो इनका प्रयोग भी करते हैं। हम इनको सभी ऐसा नहीं कह सकते कि सभी लोग नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन बहुतायत की ऐसी संख्या है जो इनका प्रयोग नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्वों की चर्चा करने से पहले जो मुख्य पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास में भी एक बात यहाँ पे अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे किसान भाई हैं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति तो कर देते हैं गन्ने को, लेकिन पोटास की पूर्ति नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब, पोटास कितना महत्वपूर्ण है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पोटास का रोल जो है वो शर्करा के संचयन में काफ़ी है। अगर हम मृदा में पोटास देते हैं तो उसका जो शर्करा शुगर एक्मुलेशन जो होता है गन्ने में उसका काफ़ी अहम रोल है। और पोटास के क्या महत्व है? संभवतः यहाँ पे पोटास की कमी के जो लक्षण हैं मैं चाहूँगा ज़रा दिखाएं इनको। सही कहा डॉक्टर साहब आपने। पोटास जो होता है ये पोटास की कमी के लक्षण है डॉक्टर साहब। सुक्रोज एक्युमुलेशन में इसका बहुत रोल है और गन्ने की वृद्धि में भी इसका रोल होता है। और इसमें क्या होता है कि सुक्रोज के ट्रांसलोकेशन में भी इसका रोल होता है कि कैसे कैसे सुक्रोज का एक्युमुलेशन होता है। अगर हम बात करते हैं पोटास की कमी के लक्षण की, तो आप देखेंगे जो नई पत्तियां होती हैं, नई पत्तियों में यहाँ पे डॉक्टर साहब ये लाल लाल दिख रहा है, क्या ये पोटास की कमी के? नई पत्तियों में आप देखेंगे पहले लक्षण जैसे तो ऊपरी सिरे से ये पीलापन शुरू होता है जी, ऊपरी सिरे से, और नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। नीचे की तरफ दोनों तरफ से पीलापन आने लगता है और सूखते हुए, और क्या होता है कि इसमें कई जगह पैचेज भी आ जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं और लाल लाल धब्बे हो जाते हैं। और धीरे धीरे इसमें ये किसान भाई देखिए बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब बता रहे हैं। यहाँ पे पोटास की कमी के जो लक्षण गन्ने की पत्तियों पे आते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि जब गन्ने में लाल सड़न रोग लगता है तो इसकी जो मध्य सिरा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मध्य सिरा, इस मध्य सिरा के बीच में भी लाल लाल धब्बे होते हैं, लेकिन वो धब्बे बिल्कुल अलग होते हैं। वो रुद्राक्ष के माले की तरह होता है। यहाँ पे ऐसे रुद्राक्ष लगातार होता है, कंटिन्यूअस होता है। और वो यहाँ से होता है एकदम नीचे जो पत्तियाँ लीफ सीट यहाँ पे गन्ने के तने से जुड़ी होती है, यहाँ से वो होता है। तो यहाँ पे इस अंतर को किसान भाई समझ सकते हैं कि पोटास की कमी के जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं ये इस तरीके से हैं। क्यों डॉक्टर साहब? हाँ, और ब्राउन ब्राउन भूरे भूरे छिद्र भी हो जाते हैं और बाद में पत्तियां इस तरह से सूख जाती हैं। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ये पोटास की बात हो गई, पोटास की कमी के जो लक्षण हैं, थोड़ा सा और पोटास के बारे में किसान भाइयों को कि क्या उपयोगिता इनकी है गन्ने? पोटास जो होता है एक मुख्य पोषक तत्व होता है जी। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। जैसा कि रिकमेंडेशन है कि हम गन्ने में 180 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस एंड पोटास 60 kg देते हैं। अगर हम चूँकि पोटास जो हमारे यहाँ का सॉइल जो है डेफिशिएंट नहीं है, मध्यम है, तो हमें इसकी देने की आवश्यकता होती है। और इसको देने से क्या होता है कि हमारा गन्ने में समुचित विकास होता है, गन्ने में बढ़वार अच्छी होती है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को भी इन्हांस करता है। और इससे जो होता है कि गन्ने में थिकनेस होती है और लंबाई को भी प्रभावित करता है। तो 60 किलोग्राम पोटास जो है प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाइयों को ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। हाँ। इसके लिए म्यूरेट ऑफ पोटास किसान भाई 100 kg दे सकते हैं और बुआई के समय, और उसी समय देने पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट इनको मिलता है। तो बुआई के समय ज़रूर प्रयोग करें पोटास। अब बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की। कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व गन्ने के लिए आवश्यक हैं और उनकी कमी के क्या लक्षण गन्ने की पत्तियों पे दिखाई पड़ते हैं और क्या उनके उपाय हैं? ठीक है डॉक्टर साहब, इसका चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हम किसान भाइयों को ये बता दें कि
इन सब तत्वों के बारे में कि कमी है या अधिकता है, इसको हम कहते हैं पोषक तत्व प्रबंधन। पोषक तत्व प्रबंधन करने से पहले हमें ये जान लेना अति आवश्यक होता है कि क्या हमें इस फसल के लिए या हमारे खेत में कि किस तत्व की वास्तविक रूप में आवश्यकता है, मुख्य पोषक तत्व की कितनी आवश्यकता है या सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे तो पहले हम खेतों में अपने फसल को प्रारंभिक तौर पे उसमें उत्पन्न लक्षणों को देख करके ये बता सकते हैं कि अमुक तत्व की कमी है या अधिकता है। पत्तियां पीली पड़ रही हैं, सफ़ेद हो रही हैं, या फिर पत्तियां उसमें धब्बे आ रहे हैं, स्पॉट्स आ रहे हैं, उसमें मतलब बहुत सारे लक्षण होते हैं। या फिर हम क्या करते हैं कि मृदा की जांच कराना, नज़दीकी की जांच केंद्र जो भी है मृदा की, वहाँ पे जा कर के हम अपने सॉइल के सैंपल को देखते हैं, उसकी टेस्टिंग कराते हैं और हम अपनी फसल का भी उसमें जिक्र करते हैं कि हमें अपने खेत में कौन सी फसल लेनी है। उसकी जांच करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि वास्तविक रूप में हमें इसमें किस तत्व की कमी है और हमें कौन सा फर्टिलाइज़र और कितनी मात्रा में इसको देने की आवश्यकता है। बहुत से किसान क्या करते हैं कि केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का ही टेस्टिंग कराते हैं। तो मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि वो अगर उनको प्रॉपर तरीके से अपनी खेती में लाभ नहीं मिल रहा है, अच्छी वैरायटी का इस्तेमाल करने के बाद भी और समुचित प्रबंधन करने के बाद भी उनको यील्ड नहीं मिल रही है या उसमें बढ़वार नहीं हो रही है, गन्ने में किसी प्रकार की बीमारी आ जा रही है, तो आप जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी टेस्ट कराएं। जैसे जिंक है, कॉपर, मैग्नीज, ये क्लोरीन, मोलिब्डेनम, बोरान, इन सब की जांच अवश्य कराएं। इससे उसकी स्थिति का भी पता चलता है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि पाठक जी कह रहे थे कि कौन कौन से बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि किसान भाइयों को जो मृदा की जांच है वो बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है, क्योंकि हम गन्ना जब हमारा बड़ा हो जाए और हम उनके लक्षणों को देखें, कई बार ऐसा होता है कि कई तत्वों की कमी के लक्षण एक जैसे होते हैं। मान लीजिए कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि गन्ने की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, कई तत्वों की कमी से गन्ने की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। अब वहाँ पे हमें ये ध्यान देना होता है कि किसी तत्व की कमी से ऊपर के सिरे से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, किसी तत्व की कमी से किनारे से पीली पड़ने लगती हैं। तो इस तरह के कन्फ्यूजन या बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बजाय अगर बेहतर है कि हम पहले ही मिट्टी की जांच करा लें। क्यों डॉक्टर साहब? जी जी। तो वो और हमारे लिए आसान हो जाएगा, मिट्टी की जांच करा लेंगे और साथ ही साथ NPK के अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों की अगर जांच करा लेते हैं तो पहले ही हम अगर डाल देते हैं तो उसका हमें सही समय पे बेहतर लाभ प्राप्त होगा। सही कहा पड़ा जी। तो मिट्टी की जांच करा लें और फिर भी अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई लक्षण दिखाई पड़ता है तो आप ये लक्षण जो डॉक्टर साहब ने बताए हैं, कुछ सैंपल भी डॉक्टर साहब ने रखे हैं कि किस तत्व की कमी से कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उसके बारे में बताएंगे डॉक्टर साहब। अब हम बात करते हैं जब सूक्ष्म पोषक तत्वों की, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों में जैसे कि जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर, आयरन, इन सब का एक अहम रोल होता है। जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस में कुछ तो जैसे जिंक है या मैग्नीज है, ये एक कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये जो होता है हमारे गन्ने में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, जैसे कि निर्माण का कार्य, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, शर्करा एक्युमुलेशन या फोटोसिंथेसिस जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें जो है जिंक है, कॉपर है, इन और मैग्नीज का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और तो और जैसे कि कोल्ड रेजिस्टेंस में इनका काम होता है या जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि में ये बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे आयरन की, आयरन जो होता है ये जो रस की गुणवत्ता में भी वृद्धि करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में इसका एक अहम रोल होता है। और क्लोरीन की बात करते हैं तो इसका रोल है जैसे कि जड़ों में समुचित वृद्धि होती है,
जड़ों में समुचित वृद्धि होने से जो भी ट्रांसलोकेशन का कार्य होता है, प्लांट पूरी तरीके से एक पूरी क्षमता के साथ का अवशोषण बेहतर करता पानी है। का अवशोषण या पोषक तत्वों का अवशोषण, जड़ों में समुचित विकास होता है जिससे गन्ना खड़ा रहता है। अब कॉपर की बात करें तो जैसे कि आक्सीन के निर्माण में कॉपर का एक अहम रोल है। और इस तरीके से हम मतलब सूक्ष्म पोषक तत्वों के एक नहीं अनेकों मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो कि हम उसको मतलब कहें कि बायोकेमिकल प्रोसेस जो होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में जो कुछ भी निर्माण होता है, प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, जो कि अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस को इम्प्रूव करते हैं। फोटोसिंथेसिस ही एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि प्लांट भोजन बनाता है जी। और गन्ने में समुचित वृद्धि के लिए फोटोसिंथेसिस का ही एक अहम रोल है। इन सब के लिए ये एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। काम करता है। अगर हमारा गन्ना सही नहीं रहेगा, उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, जैसे कि अगर कोई भी डिजीज़ होती है, अमूमन क्या होता है कि पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं या उसमें पीली धारी पड़ जाती है, सफ़ेद हो जाता है। अल्टीमेटली ये किस चीज़ को प्रभावित करता है? ये फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करता है। अब अगर फोटोसिंथेसिस हमारा प्रभावित हो गया तो हमारा गन्ना हरा नहीं रहेगा और गन्ने का जो समुचित विकास नहीं होगा। सीधी भाषा में किसान भाई समझें तो गन्ने में भोजन बनने की प्रक्रिया प्रभावित होगी। हाँ, जैसे हमारे रसोई में भोजन बनता है, उसी तरीके से गन्ने की जो पत्ती है, ये गन्ने की पत्ती उसकी रसोई है, उसका किचन है, उसी में गन्ने का भोजन बनता है। पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण में जाइलम जो जाइलम और फ्लोएम नलिकाएं होती हैं, जो मृदा से पोषक तत्व और जल को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाती हैं और पत्तियों में बना हुआ भोजन फ्लोएम नलिकाओं द्वारा पौधे के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। ये भोजन बनने की प्रक्रिया है। रसोई में भोजन नीचे से जाइलम नलिकाओं द्वारा लाया जाता है और रसोई में जो भोजन बनता है वो फ्लोएम नलिकाओं द्वारा पौधे के पूरे भागों में पहुंचाया जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि गन्ने की दो लाइनों के बीच में हमें जगह छोड़नी चाहिए। जगह इसलिए छोड़नी चाहिए कि पत्तियों को फैलने का जब पूरा मौका मिलता है तो उसमें जितना ज़्यादा पत्तियां प्रकाश के संपर्क में आएंगी, उतनी ही ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, भोजन बनने की प्रक्रिया होगी और पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की। और कई ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनके प्रयोग से ऐसा देखा गया है कि वो अन्य पोषक तत्वों की उपयोगिता को और बढ़ाते हैं, उसको एब्जॉर्ब करने को और बढ़ाते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? कई ऐसे भी पोषक तत्व होते हैं जो जिनके प्रयोग करने से हम हमारे जो अन्य पोषक तत्व हैं उनकी पौधों में ग्राह्यता बढ़ जाती है। कई ऐसा भी देखा गया है कि हम अगर प्रयोग करते हैं फास्फोरस का, पोटास का तो या नाइट्रोजन का, तो ये अन्य पोषक तत्वों की ग्राह्यता बढ़ाते हैं, एक तरह से उनको उपयोग बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं या मुख्य पोषक तत्व हैं उनका प्रयोग हमें बड़ी सावधानी के साथ और समुचित रूप में करना चाहिए। ये डॉक्टर साहब किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण हैं? हमें मिला तो नहीं फील्ड पे, लेकिन हमने देखा हमने सुबह कि जैसे जिंक में कहते हैं कि जिंक में पत्तियां जो होती है नीचे से आधार से पीलापन शुरू होता है, यहाँ से पीलापन शुरू होता है, ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। फिर इसमें जो है जिंक की कमी से हरा के साथ साथ पीली लंबवत धारी, पीली हरी और पीली धारी लंबवत पड़ने लगती है और ये नीचे से ऊपर को बढ़ने लगता है और अल्टीमेटली ऊपर जाकर के पत्ती सूखने लगती है। तो जिंक का अहम रोल है। ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन के निर्माण में, रेजिस्टेंस में ये कार्य करता है और इससे इसके लिए 25 किलोग्राम का कार्य करता है। 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट की संस्तुति भी है, वैज्ञानिक संस्तुति भी है। जी। अलग से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट देने की संस्तुति भी है। हाँ, जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम देते हैं तो इसकी पूर्ति की जा सकती है। अगर प्रारंभिक लक्षण आपको खेतों में दिखाई देता है तो 0.5% का जिंक सल्फेट का पर्णी छिड़काव करके भी हम इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे आप कह रहे थे पाठक जी की ग्राह्य क्षमता बढ़ा देती है, जाहिर सी बात है। ये
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसा कि हमने बताया फोटोसिंथेसिस या प्रोटीन सिंथेसिस के, मतलब प्रोटीन के निर्माण में, शर्करा निर्माण में ये एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जाहिर सी बात है कि जब हमारी उत्प्रेरक क्षमता बढ़ जाएगी तो हमें पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता हमारे अंदर में वृद्धि हो जाएगी। तो अन्य पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, उनको जो है ये ग्रहण करने की इनके अंदर क्षमता बढ़ जाती है। अल्टीमेटली क्या होता है, यील्ड हमारा बढ़ता है, गन्ने में समुचित विकास होता है और वृद्धि होती है। अब ये डॉक्टर साहब किस तत्व की कमी के लक्षण हैं ये हम बात करते हैं अगला सूक्ष्म पोषक तत्व की, कापर की, तांबा की। तांबा जो होता है ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में तो इसका रोल है ही, उसके अलावा ये लिग्निन सिंथेसिस में भी इसका रोल होता है। लिग्निन हम जैसे बात करते हैं, लिग्निन जो होता है कि गन्ने में जो खोई नहीं होती है उसमें इसकी मोटाई में वृद्धि करता है। और कापर का रोल जो होता है लिग्निन सिंथेसिस में। और देखिए जैसे हम यहाँ इसकी बात करते हैं कापर की कमी की, तो इसकी कमी से जो पत्तियाँ होती हैं छूने में एकदम मुलायम हो जाती हैं जी। देखिए एकदम मुलायम रहेंगी, छूने में लचक जाती है, झुक जाती है पत्ती ऐसे। और इसमें की हार्डनेस खत्म हो जाती है। हाँ, हार्डनेस खत्म हो जाती है। इनके सिराओं में जो सिराएं होती हैं, वेंस होती हैं, इसमें पीला रंग आने लगता है, हरा रंग गायब होने लगता है और लंबवत धारी पड़ने लगती है। सफ़ेद सफ़ेद इसमें पीली पीली पैचेज भी दिखने लगते हैं। अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो हमें ये देखिए जैसे कि ये पत्ती है, इसमें सिराओं में इसका रंग गायब हो गया है। और 200 अगर इस तरह की कमी आपको दिखाई देती है तो 200 ppm कॉपर सल्फेट का परणी छिड़काव अगर करते हैं तो इस कमी को दूर किया जा सकता है। या 5 kg कॉपर सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय अगर देते हैं तो इसकी हम पूर्ति कर सकते हैं जी। हाँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और भी डॉक्टर साहब कुछ हैं क्या किसी तत्व की कमी के लक्षण? हाँ। क्योंकि हम बता सकें किसान भाइयों को। बैगनी कलर तो अगर इस समय कोल्ड के सीज़न में देखा जाए तो ये एक कोल्ड का इफ़ेक्ट होता है। लेकिन अगर पुरानी पत्तियों में अगर इस तरह का लक्षण आता है, इस तरह से पुरानी पत्तियों में, इनमें सिराओं में पीला रंग पड़ने लगता है और फिर बाद में ऊपर को ये बैंगनी रंग हो जाती है पुरानी पत्तियों में अगर जी, तो हम कहेंगे कि इसमें सल्फर की कमी है। देखिए ये इस तरह से। लेकिन अगर नई पत्तियों में इस तरह आता है तो इसमें जो होता है कि कोल्ड के कारण जो होता है उनके कारण ये इस तरह के भी पिगमेंट डेवलप होते हैं, कोल्ड रेजिस्टेंट के कारण प्लांट में डेवलप होते हैं। लेकिन अगर पुराने प्लांट्स में अगर ऐसा देखने को मिलता है तो हम ये कहेंगे कि सल्फर की कमी हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए। और मार्केट में सूक्ष्म पोषक तत्व कई तरह के उपलब्ध भी हैं और कई कंपनियों के उपलब्ध हैं। हम यहाँ पे किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कई पोषक तत्वों को एक साथ भी देती हैं उनका, और अलग अलग भी हैं। आप ज़रूर इनका प्रयोग करिए। बेहतर ये हो कि मिट्टी की जांच अगर आप करा लेते हैं तो मिट्टी की जांच के बाद अगर आप करते हैं तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस तत्व की कमी है। केवल उसी तत्व का आप प्रयोग करेंगे, उसी सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रयोग करेंगे। और निश्चित रूप से जहाँ पे एक तरफ आप अपनी उपज को बढ़ाने में सहायक होंगे, वहीं पे कहीं न कहीं आप अपनी चीनी परता को भी वृद्धि करने में सहायक होंगे। क्योंकि चाहे वो पौधे की दैहिकीय क्रिया हो या फिर उपज की बात हो या फिर चीनी परते की बात हो, ओवरऑल अगर हम अपने गन्ने का डेवलपमेंट करना चाहें, गन्ना खेती का डेवलपमेंट करना चाहें, तो जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनके साथ साथ गौण पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनका भी आप ज़रूर प्रयोग करें। यही हम लोगों के आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है। जी डॉक्टर साहब कुछ बताना चाह रहे हैं? डॉक्टर हाँ, अब जैसे कि सूक्ष्म पोषक तत्वों में एक होता है आयरन की हम बात करते हैं। अगर लौ की बात करते हैं तो अमूमन हमारे सॉइल में आयरन की कमी देखी नहीं गई है। लेकिन इसका जो रोल होता है आयरन का, वो होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में इसका रोल होता है। रस की गुणवत्ता में ये गुणवत्ता को प्रभावित करता है, रस की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। और इसकी अगर कमी देखी जाए तो खेतों में कम से कम
पूर्ण जमा होने के 2 महीने बाद, 1.5 से 2 महीने से लेकर के 8 महीने तक के प्लांट में अगर आपको कहीं पत्तियां पूरी तरह से सफ़ेद दिखने लगे, सफ़ेदी आ जाती है और उसमें किसी प्रकार का रोग ना लगा हो, जैसे कि टर्माइट ना हो या और कोई बीमारी ना हो, कोई डिजीज़ ना हो, उस केस में क्या होता है, जैसे हमने एक सैंपल लिया है, यहाँ मिल नहीं रहा था, लेकिन हमने देखा है कि ये नई पत्तियों में एकदम से पत्ती में हरा रंग गायब हो जाता है और वाइट हो जाता है, सफ़ेद लाइन आ जाती है आयरन की, लोह की, हाँ, नई पत्तियों में, हाँ, सफ़ेद पत्ती हो जाती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसमें आयरन की कमी है। ऐसे केस में हमको क्या करना चाहिए कि 0.25% से 5% का फेरस सल्फेट का परणी छिड़काव करते हैं। ऐसे केस में तो हम आयरन की कमी को दूर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो सिंगल सुपर फास्फेट है, अगर हम फास्फोरस की पूर्ति के लिए सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं तो एक तरफ जहाँ हम फास्फोरस की पूर्ति करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कैल्शियम और सल्फर की भी पूर्ति ऑटोमेटिक हो जाती है। तो अगर हम फास्फोरस की पूर्ति बजाय अन्य उर्वरकों के हम सिंगल सुपर फास्फेट से अगर करें तो फास्फोरस के साथ साथ हमें कैल्शियम और सल्फर की भी पूर्ति ऑटोमेटिक हमारे गन्ने को हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्यों डॉक्टर साहब? हाँ, सिंगल सुपर फास्फेट करते हैं, उसमें आपको कैल्शियम और सल्फर अतिरिक्त रूप से मिल जाता है, 21% और 11% की अतिरिक्त मात्रा मिल जाता है। वैसे भी हमें जो सल्फर की मात्रा होती है, हम जो भी कोई भी फर्टिलाइज़र देते हैं वो सल्फेट फॉर्म में देते हैं जी। तो सल्फेट फॉर्म में देते हैं तो हमें एडिशनल रूप से हमें सल्फर की पूर्ति हो जाती है, लेकिन एसएसपी इस्तेमाल करने पे हमें उसमें कैल्शियम भी प्राप्त हो जाता है। एक एडिशनल माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि हमें ये प्राप्त हो जाता है। कैल्शियम जो होता है ये एक समुचित वृद्धि के लिए जो कि आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं, एक हमारे पास है मैग्नीज की कमी से जो होता है हम बात करते हैं, ये जो मैग्नीज का रोल होता है क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में सहायक होता है, पॉलन जर्मिनेशन में इसका अहम रोल होता है और ये रूट पैथोजेंस को भी रोकता है। इसमें देखेंगे कि ऊपरी सिरे से जो है ये सिरा सूखना प्रारंभ करता है और इसमें छोटे छोटे स्पॉट्स भी दिख जाते हैं, फिर ये दोनों पत्तियां दोनों तरफ किनारे तरफ से सूखने लगती हैं और इसका रंग गायब हो जाता है। ये मैग्नीज का कमी का लक्षण प्रतीत होता है। पहले पत्ती ऐसे होती है, बाद में सूख करके इस तरह से हो जाती है। इसमें स्लेटी कलर के धब्बे भी आ जाते हैं। अगर इस तरह का केस होता है, दिखाई देता है, तो हमें 0.25% का मैग्नीज सल्फेट का परणी छिड़काव करने से इस कमी को दूर किया जा सकता है। बड़ी अहम जानकारी डॉक्टर साहब आपने दिया आज सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में। मुझे उम्मीद है कि किसान भाई इसको ज़रूर अमल में लाएंगे और गन्ना खेती को और लाभकारी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।